जय सिया राम, राधे राधे, जोहार मित्रों। आपका डॉक्टर कुमार सौरभ के साथ नजरबंद लोकतंत्र पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बिहार का मतलब ही राजनीति होता है। बिहार से राजनीति शुरू होती है, तो माहौल तो गरम गरम सा चल रहा है। ऊपर से विपक्ष किसी भी एंगल से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पीछे नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सरकार को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, किसी अच्छे मुद्दे पे नहीं उठा पा रहे हैं। मुद्दे बहुत है जिसमें हम सरकार को लपेट सकते हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं जिसमें हम सरकार से अच्छी चीज़ों की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो जनता को दिग्भ्रमित करके एक नया ऐसा मुद्दा उठा रही हैं जिससे वो यहाँ के युवाओं को टारगेट करना चाहते हैं, युवाओं के मन में एक संशय का भाव पैदा करना चाहते हैं। इस कांग्रेस की मानसिकता ने देश का विभाजन कर दिया। जिस कांग्रेस की मानसिकता ने दलित, अगड़ा, पिछड़ा वर्ग जैसी चीज़ों को आगे ला करके एक राजनीतिक परिवेश में रख दिया, जिस कांग्रेस ने धर्म की राजनीति कर दी कि एक ईवीएम पे दावे ठोकते थे कि ईवीएम हैक हो जाता है। अरे भाई, ईवीएम हैक हो जाता तो पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों को कभी भी मौका नहीं मिलता। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। क्यों? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था में आती थी, लेकिन कुछ साल पहले अचानक से वहां पे तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना पे बहुत सारी कार्रवाई हो गई, बहुत तरह की चीजें हुई, वहां के राजनीतिक परिवेश में बहुत सारी चीजें बदल गई। दंगे हुए, हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ, वहां पे देश का विभाजन धर्म के आधार पे होने के बावजूद भी हमारे भारत को एक सेक्युलर कंट्री का दर्जा दे दिया, डिक्लेयर किया गया था। इमरजेंसी उस समय डिक्लेयर कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, और उस समय इंदिरा गांधी पे आरोप लगे थे इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिस के, जिसमें कि अलाहाबाद विरोध कर रहे थे, उनको कई महीनों तक जेल में रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस समय जेल में डाल दिया गया था, और जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी ने एक नजरबंद लोकतंत्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इसमें संजय गांधी ने मास फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें वैसेक्टमी, सभी मर्दों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर देने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। उनके विल के अगेंस्ट में, जो नहीं कराना चाहते थे, उनका भी किया गया। यानी जबरदस्ती सबका नसबंदी कर दिया, जो कि आज आप कुत्ते का भी नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार को भी कुत्ते की नसबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। तो आप जिस देश में एक साइड कुत्ते की नसबंदी नहीं कर सकते, कुत्ते पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अंदर नहीं बना सकते हैं, तो पास्ट की बात करनी बहुत ही जरूरी है। पास्ट का पैरेलल सिनेरियो के साथ कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से आप अभिव्यक्ति की आज़ादी आज की डेट में, आप चाहे बिहार में होकर के अगड़ा जाति को आप गाली दे सकते हैं, अगड़े के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, मनुस्मृति जला सकते हैं, कोडरमा जिले में मनुस्मृति जला सकते हैं, एक हिंदू समुदाय को आप ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको 2014 से मिली है, उससे पहले सिर्फ जेल में बंद कर दिया जाता था, हत्याएं करवा दी जाती थी। आज जो मैं आपके सामने में खुल के बोल रहा हूँ, 2 सालों से लड़ रहा हूँ अपने लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैं कर रहा हूँ, उसका भुगतान मैंने किया है, यहाँ की जनता ने देखा है। तो आज अभिव्यक्ति तो बोला जाता है, 10 प्रजा 10 राजा, तो जैसी प्रजा है वैसी सरकारें मिली हैं। तो अगर कोई शासन अच्छा करना चाह रहा है, जो देश में बदलाव 2014 के बाद सीरियसली बहुत सारी चीजें देश के साथ हुई है, तो कुछ लोग मुझे काउंटर करते हैं कि डॉक्टर सौरभ, आप भी तो 2 साल से परेशान हैं, फिर भी आप बीजेपी मोदी करते हैं। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा देश की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। अगर ये राष्ट्र ही नहीं होगा तो डॉक्टर सौरभ का अस्तित्व क्या होगा? मुझे न्याय मिल जाने से क्या होगा? अगर मेरे राष्ट्र को गजवाए हिंद के तहत इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मेरा राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा अपनी आजादी लेकर के? तो आप हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने मई 2009 को एक बेसिकली राजीव गांधी जी की डेथ के बाद इलेक्शन को विदहेल्ड कर दिया गया था, और एक रिटायरिंग ब्यूरोक्रेट चाहिए था जिसको वो होम सेक्रेटरी बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया। उनका नाम नवीन चावला है। नवीन चावला को उस समय डायरेक्टली सोनिया गांधी ने अपॉइंट किया, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इस तरह की पत्रकारिता नहीं थी कि बात बाहर आती। ये असैसिनेशन होता है 1999 में, तो 3 हफ्ते के लिए चुनाव को बढ़ा दिया जाता है, यानी पोस्टपोन कर दिया जाता है चुनाव को। तो उस समय जो इलेक्शन कमीशन थी, क्या वो सोनिया गांधी के इशारे पे काम कर रही थी? क्योंकि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। आइडियली होना चाहिए था जिस सीट का कैंडिडेट
की हत्या होती है या उम्मीदवारी खत्म होती है, उस सीट को खाली स्टॉप किया जाता, बाकी सभी जगह पे इलेक्शन होते। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक सिंपैथी वोट गेन करने के लिए, राजीव गांधी के नाम पे सिंपैथी वोट गेन करने के लिए 3 वीक के लिए इलेक्शन को ही पोस्टपोन कर दिया। आते हैं, मैं जनता जनार्दन से यही उम्मीद करता हूँ कि लालू के जंगल राज से फिर मुक्ति पाने के बाद वैसी स्थिति में ना जाए। आप सभी को याद होगा, पूरे बिहार झारखंड के लोगों को पता होगा कि उस समय कैसे बैलेट पेपर चोरी होते थे, बूथ के बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे। बूथ कैप्चर के साथ साथ जो अधिकारी वहां पे होते थे वो भी किडनैप हो जाते थे, उनको भी मरवा दिया जाता था। तो बेसिकली मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि वोट देने से पहले एक बार लालू और राबड़ी के उस पुराने काले अध्याय को देखिए। आज भी फेसबुक पे इतनी हिम्मत है कि कोई व्यक्ति आकर के मुझे लिखता है भूरा बाल साफ करो, अगड़ा पिछड़ा की बात करता है आज की डेट में भी। आज 2025 में जिस संविधान की हम बात करते हैं, जो संविधान सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, जो संविधान इक्वालिटी की बात कर रहा है, वहां पर खुलेआम धमकी दी जाती है। एक डॉक्टर को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको साइलेंट करने की कोशिश की जाती है, खुलेआम लोग डराते हैं। तो ये भी उनका फ्रीडम है जो कि मोदी जी के आने के बाद मिला है कि आप गुंडे हैं, मवाली हैं, भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी आपकी पावर अच्छी है। तो आज के युवाओं को मैं बोलता हूँ, आप वोट सोच समझ कर दीजिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप इतिहास से सीखते नहीं हैं तो वो पुनः दोहराई जाती है। तो आशा करता हूँ वोट देने से पहले आप पुरानी पूर्व की जितनी भी सरकारें आई थी बिहार में, झारखंड में, उन सभी सरकारों को आप एनालिसिस कीजिए। उस समय की सरकार में किस तरह से जातिगत लॉबी वर्क करती थी, किस तरह से जात में बांटा जाता था, किस तरह से ईश्वर को भी जात में डिवाइड कर दिया गया था। ये सारी चीज़ों को आप समझिए, उसके बाद आप बात कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, कमेंट जरूर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। जय सिया राम, राधे राधे, जोहार मित्रों। आपका डॉक्टर कुमार सौरभ के साथ नजरबंद लोकतंत्र पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज आप इस राजनीतिक परिवेश में आप देख रहे हो, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार का मतलब ही राजनीति होता है। बिहार से राजनीति शुरू होती है तो माहौल कुछ गरम गरम सा चल रहा है। ऊपर से विपक्ष के जो हमारे राहुल गांधी हैं और तेजस्वी हैं, ये सारे लोग एक नया ड्रामा कर रहे हैं या फिर एक नई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके हमारे बीच में। जो हम मतदाता हैं उनके दिमाग में एक गलत बीजारोपण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोला जाता है कि जब आप अच्छे तरीके से नहीं जीत पाते हैं किसी अच्छे व्यक्ति को, तो आप छल, प्रपंच, चाटुकारिता, घृणित कार्य करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से आज ये जो पूरा विपक्ष है एकजुट हुआ है एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छी सरकार के पीछे पड़ने के लिए, क्योंकि वो किसी भी एंगल से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पीछे नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सरकार को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, किसी अच्छे मुद्दे पे नहीं उठा पा रहे हैं। मुद्दे बहुत है जिसमें हम सरकार को लपेट सकते हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं जिसमें हम सरकार से अच्छी चीज़ों की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो जनता को दिग्भ्रमित करके एक नया ऐसा मुद्दा उठा रही हैं जिससे वो यहाँ के युवाओं को टारगेट करना चाहते हैं, युवाओं के मन में एक संशय का भाव पैदा करना चाहते हैं, जिसको वो वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। तो आज के युवाओं को मेरा ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना, स्पेशली ऑल बिहारी, दोज हु आर गोइंग टू वोट नेक्स्ट, और खास करके नए वोटर्स जिन्होंने लालू के जंगल राज को नहीं देखा है, उनको उस जंगल राज के बारे में जानना चाहिए। उनको कांग्रेस के पुराने छल प्रपंच को जानना चाहिए, जिस कांग्रेस की मानसिकता ने देश का विभाजन कर दिया, जिस कांग्रेस की मानसिकता ने दलित, अगड़ा, पिछड़ा वर्ग जैसी चीज़ों को आगे ला करके एक राजनीतिक परिवेश में रख दिया,
कांग्रेस ने धर्म की राजनीति कर दी कि एक बहुमूल को उन्होंने साइड करने की कोशिश की, हिंदुत्व और हिंदू गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोट को गेन करने के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत अच्छे कार्य कर दिए हैं, उनके यहाँ की जो इतनी भी कुरीतियां हैं, तलाक जैसी कुरीतियां हैं, हलाला जैसी कुरीतियां हैं, उसको उन्होंने कंट्रोल कर दिया हो, ऐसा उन्होंने उस समुदाय के लिए भी कुछ नहीं किया, ना ही उन्होंने दलित वर्गों के लिए कुछ किया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम किया, हिंदू, मुस्लिम, दलित, ये जितने लोग हैं इनको तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो ये सारे कार्य करने के बाद अब इस आगामी चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन सिर्फ बात किस पे कर रही है, वोट चोरी की बात कर रही है। इससे पहले वो ईवीएम पे दावे ठोकते थे कि ईवीएम हैक हो जाता है। अरे भाई, ईवीएम हैक हो जाता तो पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों को कभी भी मौका नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस इस चीज को अपने छल से निपटना चाहती है। कोई मुद्दा नहीं मिला आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है 2025 का, उसमें तो उन्होंने एक नया मुद्दा निकाला है युवाओं को, स्पेशली युवाओं को, क्योंकि और भी लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन जो यंग वोटर्स हैं, जो यूथ्स हैं, वो उससे थोड़ा जरूर प्रभावित होंगे। तो उनका टारगेट क्या है कि युवाओं को वोट चोरी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाए। वो कभी भी युवाओं को ये नहीं बताएंगे कि पूर्व में सरकारों ने क्या किया, पूर्व के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार में जो रह चुके हैं लालू यादव ने क्या किया, इसकी कोई भी बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आज वोट चोरी की मामले को थोड़ा सा अपनी अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारा वोटर कभी भी अगर वोट देने जाए तो किसी भ्रम में वोट ना दे, किसी के लालच में वोट ना दे, किसी के दबाव में वोट ना दे। तो आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि बांग्लादेश में एक उथल पुथल सी हो गई थी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था में आती थी, लेकिन कुछ साल पहले अचानक से वहां पे तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना पे बहुत सारी कार्रवाई हो गई, बहुत तरह की चीजें हुई, वहां के राजनीतिक परिवेश में बहुत सारी चीजें बदल गईं, दंगे हुए, हिंदुओं का जीनोसाइड हुआ, वहां पे धर्म के नाम पर हजारों लोगों को काट दिया गया। तो बांग्लादेश में ये अराजकता क्यों फैली थी? वहां पे भी अराजकता इलेक्शन कमीशन को लेकर के फैली थी। वहां पे भी एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया गया जनता के बीच में कि इलेक्शन कमीशन वहां पे निष्पक्ष कार्य नहीं करती है, और जिससे एक विद्रोह फूटा और वहां पे दंगे हुए। सेम उसी फुटप्रिंट को फॉलो आज कांग्रेस और उसके साथी दल कर रहे हैं। वो इसी लाइन ऑफ उसमें चल रहे हैं कि अब कुछ मुद्दे नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन के नाम पर एक नया मुद्दा खोला जाए और देश में अराजकता, हिंसा जैसी चीजें फैल जाए। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है दंगे कराने का। कांग्रेस ने देश का सर्वप्रथम विभाजन कराया। देश का विभाजन धर्म के आधार पे होने के बावजूद भी हमारे भारत को एक सेक्युलर कंट्री का दर्जा दे दिया गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम दे दिया गया, जबकि हमारा भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन हम हिंदुओं ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि चलो हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सेक्युलर है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। लेकिन उसको नेहरू के समय से ही एक वोट बैंक पॉलिसी में, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया गया। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। अब जो इसमें है कि 25 जून 1975 को लेकर के 21 मार्च 1977 तक एक
इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इमरजेंसी उस समय डिक्लेयर कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, और उस समय इंदिरा गांधी पे आरोप लगे थे इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के, जिसमें कि इलाहाबाद कोर्ट ने फाइंड किया था कि इंदिरा गांधी फाउंड गिल्टी ओवर डिस्क्रिपेंसीज इन इलेक्टोरल कैंपेनिंग। जितने भी इलेक्शन कैंपेनिंग हो रहे थे उसमें इंदिरा गांधी वाज फाउंड गिल्टी, यानी कि उनके ऊपर आरोप लगा, जो कि सिद्ध हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद उनका जो इलेक्शन हुआ था उसको नल और वॉइड डिक्लेयर किया था हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इलेक्शन को नल और वॉइड कोर्ट कर दिया गया था। ये इमरजेंसी की बात करूं, जिसकी राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, तानाशाह की बात कर रहे हैं, तो आज तक भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी जी से बड़ा तानाशाह कोई नहीं रहा, जिसने एक जीवंत भारत में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को पैदा किया, जिसमें अच्छे अच्छे राजनेता जो उनके अपोजिशन में थे, जो उनके द्वारा किए गए छल प्रपंच, उनके द्वारा किए गए गलत चीजों का विरोध कर रहे थे, उनको कई महीनों तक जेल में रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस समय जेल में डाल दिया गया था, और जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी ने एक नजरबंद लोकतंत्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी। तो आप सोचिए इंदिरा जी के समय में कितना बड़ा छल प्रपंच देश की जनता के साथ किया गया ताकि वो चुनाव जीत सके, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी को कहा कि आप जो यहाँ की जो प्रिविलेजेस हैं उसको आप एंजॉय नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इंदिरा गांधी जी पे रोक लगाया था। और उसके बाद सितंबर 1976 में संजय गांधी ने मास फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें वैसेक्टमी, सभी मर्दों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर देने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। उनके विल के अगेंस्ट में, जो नहीं कराना चाहते थे उनका भी किया गया, यानी जबरदस्ती सबका नसबंदी कर दिया, जो कि आज आप कुत्ते का भी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार को भी कुत्ते की नसबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। तो आप जिस देश में एक साइड कुत्ते की नसबंदी नहीं कर सकते, कुत्ते पे कंट्रोल नहीं कर सकते, उस देश में 1976 में संजय गांधी जी ने आदमियों का वैसेक्टमी कर दिया, उनकी नसबंदी कर दी, लेकिन आज तक उस पर कोई केस नहीं बना। 1977 मार्च 16 जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, यानी माँ बेटे की सरकार थी इंदिरा गांधी और संजय गांधी की, वो डिफीट हो गई लोकसभा इलेक्शन। 1977 मार्च 16 को वो चुनाव हार गए। फिर मोरारजी देसाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जनता दल पार्टी से। और उस समय, उस परिवेश में, उस समय हमारे बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, जिनकी एक मिस्टीरियस मौत हो गई थी, जिसमें लोग बोलते हैं किसी का षड्यंत्र था, किसी का हाथ था उनको पॉइजन देने में, लेकिन उसकी भी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। तो ये मैंने इंदिरा गांधी के एरा की बात की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कैसे देश को बर्बाद किया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं, मेरे फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि पास्ट की बात नहीं करो। मूर्ख, अगर आप पास्ट को नहीं जानोगे, पास्ट पे अमल नहीं करोगे, तो आप अपना भविष्य सुंदर नहीं बना सकते हैं। तो पास्ट की बात करनी बहुत ही जरूरी है। पास्ट का पैरेलल सिनेरियो के साथ कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से आप अभिव्यक्ति की आज़ादी आज की डेट में, आप चाहे बिहार में होकर के अगड़ा जाति को आप गाली दे सकते हैं, अगड़े के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, मनुस्मृति जला सकते हैं, कोडरमा जिले में मनुस्मृति जला सकते हैं, एक हिंदू समुदाय को आप ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको 2014 से मिली है, उससे पहले सिर्फ जेल में बंद कर दिया जाता था, हत्याएं करवा दी जाती थी। आज जो मैं आपके सामने में खुल के बोल रहा हूँ, 2 सालों से लड़ रहा हूँ अपने
लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैं कर रहा हूँ उसका भुगतान मैंने किया है, यहाँ की जनता ने देखा है। तो आज अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पावर में होता है भ्रष्टाचारी, वो आपको कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखता है। क्योंकि आज के कलयुग में भ्रष्टाचारी एक साथ हैं, जो यूनाइटेड है, वो आपको अकेले जीतने नहीं देंगे। क्योंकि जनता अपनी छोटी छोटी मूलभूत कार्यों में बिजी रहती है, अपना छोटा छोटा उनका जो परेशानियां उसी में बिजी रहती है। 100-200 रुपए दे करके वो घूस दे करके काम कराने में व्यस्त है, तो जनता को कुछ पड़ी नहीं है। तो बोला जाता है जस प्रजा तस राजा, तो जैसी प्रजा है वैसी सरकारें मिली हैं। तो अगर कोई शासन अच्छा करना चाह रहा है, जो देश में बदलाव 2014 के बाद सीरियसली बहुत सारी चीजें देश के साथ हुई है, तो कुछ लोग मुझे काउंटर करते हैं कि डॉक्टर सौरभ आप भी तो 2 साल से परेशान हैं, फिर भी आप बीजेपी मोदी मोदी करते हैं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे अपने प्रॉब्लम से ज्यादा देश की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। अगर ये राष्ट्र ही नहीं होगा तो डॉक्टर सौरभ का अस्तित्व क्या होगा? मुझे न्याय मिल जाने से क्या होगा? अगर मेरे राष्ट्र को गजवाए हिंद के तहत इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मेरा राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा अपनी आजादी लेकर के? तो आज भारत में नेशन फर्स्ट का जो स्लोगन है मोदी जी ने दिया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर तरह की विचारधारा आज की टाइम में फॉलो हो रही है। कुछ कट्टरपंथी है, कुछ चरमपंथी है, कुछ नॉर्मल है, कुछ न्यूट्रल लोग हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं। तो ऐसा नहीं कि जो कट्टरपंथी है वो हमेशा गलत ही हो रहे हैं। क्योंकि जब तक हम राष्ट्र को उसके स्वाभिमान, उसके गौरव को नहीं देंगे, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा, तो मेरी सुरक्षा कहीं मायने नहीं रखती है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये तो हमने इंदिरा जी की बात की थी, उस जमाने की बात की थी, लेकिन सोनिया गांधी जी की बात करता हूँ मैं। सोनिया गांधी जी ने मई 2009 में एक जनरल इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले एक आईएएस ऑफिसर, बेसिकली बोला जाता है इलेक्शन कमीशन का जो चीफ बनता है वो रिटायर्ड एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने मई 2009 को एक बेसिकली राजीव गांधी जी की डेथ के बाद इलेक्शन को विदहेल्ड कर दिया गया था और एक रिटायरिंग ब्यूरोक्रेट चाहिए था जिसको वो होम सेक्रेटरी बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया। उनका नाम नवीन चावला है। नवीन चावला को उस समय डायरेक्टली सोनिया गांधी ने अपॉइंट किया, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इस तरह की पत्रकारिता नहीं थी कि बात बाहर आती। तो इलेक्शन कमीशन को सोनिया गांधी ने स्वयं वो किया, अपॉइंट किया। तब किसी ने आवाज नहीं उठाया, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं थी, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं था, हमारा संविधान खतरे में नहीं था। तो कहना ये चाहता हूँ कि एक लेडी जिसके खुद के वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए थे कहीं से चुनाव लड़ने के लिए भारत में, क्योंकि एक विदेशी महिला को हम अपने देश का सर्वोच्च पद नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते मतलब नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद भी वो वोटिंग राइट्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो इलेक्शंस लड़ती हैं, उसके बाद भी हार जाती हैं, उसके बाद भी उनकी इतनी पावर है कि वो इलेक्शन कमीशन के चीफ को डायरेक्टली अपॉइंट किया उन्होंने, नवीन चावला को। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए कि राजीव गांधी जी की जब हत्या होती है, असैसिनेशन होता है 1999 में, तो 3 हफ्ते के लिए चुनाव को बढ़ा दिया जाता है, यानी पोस्टपोन कर दिया जाता है चुनाव को। तो उस समय जो इलेक्शन कमीशन थी, क्या वो सोनिया गांधी के इशारे पे काम कर रही थी?
क्योंकि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। आइडियली होना चाहिए था जिस सीट का कैंडिडेट की हत्या होती है या उम्मीदवारी खत्म होती है उस सीट को खाली स्टॉप किया जाता, बाकी सभी जगह पे इलेक्शन होते। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक सिंपैथी वोट गेन करने के लिए, राजीव गांधी के नाम पे सिंपैथी वोट गेन करने के लिए 3 वीक के लिए इलेक्शन को ही पोस्टपोन कर दिया। तो बेसिकली उस समय होना क्या चाहिए था, चुनाव को रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव रद्द नहीं किया गया। उसके बाद आप देखिए कि इस तरह से ये सारे कैंपेनिंग करने के बावजूद भी अगर कोई बोलता है 2014 के बाद लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो ये मूर्खता वाली बातें हैं। मैं जनता जनार्दन से यही उम्मीद करता हूँ कि लालू के जंगल राज से फिर मुक्ति पाने के बाद वैसी स्थिति में ना जाए। आप सभी को याद होगा, पूरे बिहार झारखंड के लोगों को पता होगा कि उस समय कैसे बैलेट पेपर चोरी होते थे, बूथ के बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे। बूथ कैप्चर के साथ साथ जो अधिकारी वहां पे होते थे वो भी किडनैप हो जाते थे, उनको भी मरवा दिया जाता था। तो बेसिकली मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि वोट देने से पहले एक बार लालू और राबड़ी के उस पुराने काले अध्याय को देखिए। आज भी फेसबुक पे इतनी हिम्मत है कि कोई व्यक्ति आकर के मुझे लिखता है भूरा बाल साफ करो, अगड़ा पिछड़ा की बात करता है। आज की डेट में भी, आज 2025 में जिस संविधान की हम बात करते हैं, जो संविधान सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, जो संविधान इक्वालिटी की बात कर रहा है, वहां पे खुलेआम धमकी दी जाती है। एक डॉक्टर को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको साइलेंट करने की कोशिश की जाती है, खुलेआम लोग डराते हैं। तो ये भी उनका फ्रीडम है जो कि मोदी जी के आने के बाद मिला है कि आप गुंडे हैं, मवाली हैं, भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी आपकी पावर अच्छी है। तो आज के युवाओं को मैं बोलता हूँ, आप वोट सोच समझ कर दीजिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप इतिहास से सीखते नहीं हैं तो वो पुनः दोहराई जाती है। तो आशा करता हूँ वोट देने से पहले आप पुरानी पूर्व की जितनी भी सरकारें आई थी बिहार में, झारखंड में, उन सभी सरकारों को आप एनालिसिस कीजिए। उस समय की सरकार में किस तरह से जातिगत लॉबी वर्क करती थी, किस तरह से जात में बांटा जाता था, किस तरह से ईश्वर को भी जात में डिवाइड कर दिया गया था। ये सारी चीज़ों को आप समझिए, उसके बाद आप बात कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, कमेंट जरूर कीजिए, मेरे YouTube चैनल और फेसबुक को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे।